अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। अजीज दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। अभी स्विट्ज़रलैंड में WHO की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें WHO ने दुनिया भर को वार्न किया है कि एक और अनदेखी पैंडेमिक तैयार है आने वाली। इसको डिजीज़ एक्स का नाम दिया गया है। और WHO के चीफ ने कहा कि अभी तक हमें ये अंदाज़ा नहीं कि डिजीज़ एक्स कितनी ख़तरनाक होगी, क्या होगी, कैसे होगी। लेकिन इससे एक बात है कि ह्यूमैनिटी को बहुत ख़तरा होगा, इंसानियत उसका सबसे भयानक नतीजा देखेगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत सारी कोरोना जैसी बीमारियां हैं जो दुनिया में ऑलरेडी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन ये है कि कोरोना, कांगो वायरस, नीबा वायरस, एबोला की तरह डिजीज़ एक्स भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है दुनिया के लिए, और इससे एहतियात करें। अब इनसे कोई पूछे कि भाई साहब, अगर आपको पता ही नहीं कि वो क्या बीमारी है, कैसे होगी, किस तरह होगी, तो उसकी एहतियात क्या करें। भाई कोरोना का आपने बताया कि भाई सांस से होती है, फ्लू होता है तो उसका मास्क हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ, ये सब चीज़ें हुई ना। इसका आप बता ही नहीं रहे हो तो कैसे। तो इसका मतलब ये है कि जो एक कंस्पायरेसी थ्योरी या रियलिटी एक बताई गई है कि कोरोना ज़बरदस्ती लाई गई थी दुनिया में, और उसका फ़ायदा बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स को हुआ। बिल गेट्स जैसे लोगों ने वैक्सीनेशन को ऑब्लिगेटरी करवा दिया और पूरी दुनिया में खूब माल बनाए गए, और दुनिया में फजूल यानी जो बीमार लोग थे या बूढ़े लोग थे उनको मरवा दिया ताकि दुनिया से बोझ कम हो। और इस तरह की जो इनकी पॉलिसी है, तो नज़र आ रहा है कि एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की पैंडेमिक दुनिया में ये लोग तैयार कर रहे हैं और वो हमें फेस करनी पड़ेगी। और इसका ज़िम्मेदार भी WHO और उसके मालिक जो हैं। WHO को चलाता कौन है? फार्मास्यूटिकल्स। अमेरिका की जो वार मशीनरी है, इसी तरह फार्मास्यूटिकल भी अमेरिका की इकोनॉमी को ज़िंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। और उस फार्मास्यूटिकल बिल गेट्स जैसे लोग दुनिया में वैक्सीन का कारोबार जिस तरह चला रहे हैं, तो एक और ख़तरनाक किस्म का हमें सामना करना पड़ेगा। अजीज़ दोस्तों, चाइना के हवाले से इसमें काफ़ी इस बातें आ रही हैं, क्योंकि चाइना दुनिया में वायरल साइंटिफिक रिसर्च का सबसे बड़ा काम करता है और इलीगल काम करता है। कोरोना भी चाइना की ही एक लेबोरेटरी से निकला हुआ वायरस था, जो कि क्लेम चाइना करता है कि एक्सीडेंटल था, लेकिन ये हकीकत था। इसका टारगेट यूरोप, अमेरिका और इंडिया थे। वरना ये बताएं कि यूरोप, अमेरिका में इतना ज़्यादा मामला ख़राब हुआ, लेकिन ईस्ट यूरोप में कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या वजह है? मौसम भी सेम है, डेमोग्राफी भी सेम है, सब कुछ। इसी तरह आप ये देखें कि इंडिया में इसका बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ। ये तो इंडिया की जो लीडरशिप थी, जिसके विज़न की वजह से, जिसकी कोशिशों की वजह से कि इमीडिएट लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें करके इसको रोका गया। लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ, बर्मा में कुछ नहीं हुआ। तो ये टारगेटेड अटैक था चाइना का, कोई एक्सीडेंटल वगैरह नहीं था। और अब सुना है कि डिजीज़ एक्स भी चाइना की ही एक लेबोरेटरी में वायरस तैयार हो रहा है, और जब ये दुनिया में छोड़ा जाएगा तो पता नहीं कहाँ ये जा रहा है। जो दूसरे भी मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अलावा भी कई मैंने इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, और उसमें नज़र ये आ रहा है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वायरस दुनिया के ऊपर आने वाला है। अजीज़ दोस्तों, अरबियन गल्फ़ की तरफ जाएं तो ये आपके सामने नक्शा है। हूतियों ने जो अटैक शुरू किया है, जिसकी वजह से ट्रेड रूट चेंज हो गए हैं। अब ये नक्शे में आप देखेंगे कि जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये हूतियों के अटैक से पहले का था। तो इसका मतलब आप ये देखें कि इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब, और उधर से फिर वो यमन के कॉर्नर जो बोटल नेक है वहाँ से गुजर के फिर सुएज़ कैनाल से होते हुए यूरोप, अमेरिका चला जाता था। लेकिन अब इंडिया, जापान और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज से पूरा अफ्रीका के नीचे से जो पर्पल लाइनें हैं, ये नया रूट है। और ये पर्पल लाइनें से होता हुआ तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपको बहुत ही लंबा रूट होता है, तो जिससे
एक तो खर्चा बढ़ गया क्योंकि फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा दिन बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो स्टाफ, वो शिप का खर्चा, ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं। और स्वेज कैनाल अंग्रेज़ों ने बनाई ही इसीलिए थी कि ये शॉर्टकट रूट बनता था सीधा यूरोप के लिए, और डायरेक्ट जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईस्ट एशिया जो है, फार ईस्ट एशिया जिसमें थाईलैंड है, जापान है, कोरिया है, वो सारी प्रोडक्ट्स ग्रीन लाइनों से होती हुई यूरोप और अमेरिका चली जाती थी। लेकिन अब एक लंबा रूट लेना पड़ता है। इसके लिए इज़राइल को सऊदी अरब और जॉर्डन ने बचत दे दी है। सऊदी अरब, इसराइल के यदुइत अहरोनित न्यूज़पेपर ने लिखा है कि सऊदी अरब और जॉर्डन इज़राइल को हेल्प कर रहे हैं ये लंबे रूट से बचने के लिए। तो होता यह है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, फार ईस्ट, साउथ कोरिया वगैरह से जो प्रोडक्ट इज़राइल के लिए आते हैं ना शिप, वो क्या करते हैं कि बहरीन या दुबई पर सामान उतार देते हैं और वहाँ से ट्रकों में डाल के सऊदी अरब से होता हुआ जॉर्डन और इज़राइल सामान पहुँच जाता है। ये एक आरोप है, लेकिन आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ हो रही है। अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा गज़ा के हवाले से चीज़ें बताएं कि गज़ा के जो हमास के लीडर्स हैं उनको अब रियलाइज़ हो गया है कि हमारी तकरीबन ताकत तो इज़राइल ने ख़त्म कर दी है। वो शायद 7 अक्टूबर के बाद इतना बड़ा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमेशा की तरह इज़राइल 2-3 दिन बमबारी करेगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, और फिर होस्टेज हैं हमारे पास तो उसके लिए। तब जो हमास की लीडरशिप है उसने अपनी टोन चेंज की है और वो कह रहे हैं हम जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए। तो इज़राइल के डिफेंस अथॉरिटीज़ ने जवाब दिया है कि मिस्टर शिनवार है ना, इनको कैंसर था, तो इनका इलाज इज़राइल ने अपने हॉस्पिटल्स में कराया था और इनको छोड़ा था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इस आइडियोलॉजी के लोग हैं ना, एहसान फरामोश होते हैं, तो इसने एहसान फरामोशी की और ये मास्टरमाइंड था। 7 अक्टूबर में इज़राइल पे हमला हुआ और जो हॉस्टेजेस लिए गए, तो उनको जवाब दिया है कि सॉरी मिस्टर शिनवार, हमने आपकी एक बार जान बचाई थी कैंसर से, लेकिन आपने इसके बदले में हमें 7 अक्टूबर दिया। तो अब आपकी तरफ क्या आने वाला है और क्या आ रहा है ये आपको भी अच्छी तरह पता है, तो अब आप बेफिक्र रहें। अजीज़ दोस्तों, गज़ा इज़राइल के हवाले से यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम चाहते हैं कि इमीडिएट सीज़ फायर हो हमास और इज़राइल के दरमियान, लेकिन कंडीशन ये है कि हमास ख़त्म की जाए पहले और हॉस्टेजेस रिलीज़ किए जाएं। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में बिन्यामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम एक आज़ाद फ़लस्तीन 2 स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते और हम कभी भी फ़लस्तीन स्टेट कायम नहीं करने देंगे। इस पे पूरी दुनिया में बहुत हंगामा मचा। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस और सब ने कहा कि नहीं, ये गलत है और फ़लस्तीन स्टेट तो बननी चाहिए। तो उस पर फिर प्रेसिडेंट बाइडन ने फ़ोन किया नेतन्याहू को और नेतन्याहू से उन्होंने कहा कि नहीं, फ़लस्तीन की स्टेट तो आज़ाद होगी और वो करनी पड़ेगी। फिर बाइडन ने ये भी बयान दिया कि मेरी नेतन्याहू से बात हुई और नेतन्याहू तैयार है 2 स्टेट थ्योरी के लिए। लेकिन नेतन्याहू ने इसके बाद भी ये बयान दिया कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो अज़ीज़ दोस्तों, गज़ा पे अभी तक हमले जारी हैं, 25,000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, लेकिन जब तक हमास टोटल सरेंडर नहीं करेगा, इज़राइल इसको रोकेगा नहीं। तो दुनिया को इज़राइल को कहने के बजाय हमास से कहना चाहिए कि आप रोकें। अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको यूरोप की तरफ ले जाऊंगा। यूरोप में सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, मामला बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये एक वीडियो शेयर करनी है साजिद तारड़ साहब की। साजिद तारड़ साहब ने मुसलमानों से सवाल किया है कि वो यूरोप क्या लेने जाते हैं, अगर उन्होंने अपनी माइंडसेट चेंज नहीं करनी, अपनी मेंटेलिटी चेंज नहीं करनी, तो फिर ये यूरोप क्या लेने जाते हैं, ज़रा सुनिए। चीमा साहब, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है। मुस्लिम इमिग्रेशन ने आज तक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री।
मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था, तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ के रिलीजन के, यहाँ पे लॉ इनके कावानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है। तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है, पेरिस ने, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है। उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है, जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पे सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो, पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में। कनाडा अभी भी उठा रहा है, फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। आप और यार पाकिस्तान की तुम जम पड़ो, पहले पाकिस्तान के इस्लाम बना लो। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब हैं आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। वो यार जहां की पैदावार वहां पे, तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है। वहां सारा मुल्क जो, मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है, शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है सिर्फ। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम कर रहे। तो चीमा साहब इस्लामिक इमिग्रेशन जिस तरीके की है, और दूसरा एक और बात है, चीमा साहब आपकी भी बड़ी सख्त मेहरबानी है, जितने पढ़े लिखे और ढंग के लोग हैं वो तुसी पाकिस्तान बह जाते हो, तो जिन्हें तुसी सारे जो जड़ा 8वीं फेल है उन्होंने तुसी अमेरिका भेज देते हो। उसको कहते जा वलैत पैसे कमा, चुबारा बनाना है, 2 स्टोरियां बनानियां, इलेक्शन लड़ना तेरे बड़े भरा ने, तो बेटा तू जा यूनान चला जा, ग्रीस चला जा। वो फिर उत्ते जा की करदा वो? आप अब कहते हैं कि वाइल्डर उतो कढ़ देने फिरदा। वाइल्डर क्या करे? वाइल्डर क्या करे? चीमा साहब जर्मनी क्या करे? अब मेरा क्वेश्चन है, अब जर्मनी क्या करे? आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे, सिटीजन वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज देयर प्लान फ्यू इयर्स बैक, कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े, मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई, उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट? उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल दो मुर्दे का होना। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है, क्योंकि आपने, एक बंदे ने यहां से 20-20 बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे माइग्रेट किए। अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा? को अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी है कौमें आपसे।
कि आप करते क्या है, 18-18 बच्चा पैदा करते, स्कूल नहीं भेजना उनको, स्कूल नहीं भेजना। सोशल पे लगा दिए, सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब, यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है, पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं, बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी मां का बॉयफ्रेंड है, ही इज नॉट योर फादर। बच्चे दरवाजे पे इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं कि ही इज नॉट माय फादर, ही इज माय मदर्स बॉयफ्रेंड। मदर इज सिंगल है तो उसको पैसे दो। चीमा साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा, क्या करेगा? और फिर आप उनके ऊपर एक और मैं आपको तड़का बताता हूं, अब मैं तड़का बताता हूं ना, चेरी ऑन अ केक। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से यूरोप में गया, उन्होंने कुरान की तालीम वहां बड़े खूबसूरत तरीके से बेची है, खुद कैनेडियन सिटीजन है, लिव लाइक अ किंग, लिव लाइक अ किंग। देखें जरा, और उनके, और मजे की बात है, सबसे बड़ी बात है, उनके जो अभी सुना फिर दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान में वो, और उनके फॉलोअर कौन है? आपके इलाके के लोग जो सारे यूरोप में सेटल हैं, उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे उनके फॉलोअर। देखें ये कौन की। अजीज दोस्तों, बर्लिन जर्मनी में तुर्क्स और बाकी मुसलमानों ने, जिसमें पाकिस्तानी और अरब और सारे शामिल थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया अंतिफा टाइप का, और उसमें फिर जर्मन पुलिस ने और जर्मन आर्मी ने उनकी खूब छितरोल की और उनकी खूब पिटाई की, क्योंकि अब इसका हल यही रह गया है जो ये लोग करते हैं। जैसे ये मुसलमान जब इधर आते हैं ये भूल जाते हैं कि ये अपने देशों में क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी मुसलमान जब इधर आया और यूसुफ, और स्कॉटलैंड का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का सन ऑफ सॉइल हूँ, मेरे अंदर पाकिस्तानियत है। तो फिर तुम स्कॉटलैंड में क्या कर रहे हो मेरे भाई? और वो भी चीफ मिनिस्टर बन के तुमको ये बात करनी चाहिए। तो ये है कि ये एहसान फरामोश इसी किस्म के होते हैं, और स्कॉटलैंड में अब इसके खिलाफ एक बनता जा रहा है मसला। देखें, अब यूरोप के लोग जिनको डाइवर्सिटी के देखें, मिक्स कल्चर, सेक्युलरिज्म, फलान ढुमकान जो होता है ना, आज दुनिया में ये फेल होता जा रहा है। इसमें ये बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी आपकी ताकत नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आप अपनी सैलरीज कम कर रहे हैं, आप अपनी कल्चर को तबाह कर रहे हैं, आपके यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, आपके हॉस्पिटल ऐसे लोगों से भर रहे हैं जो लोकल लोग हैं उनको जगह मिलती नहीं, फ्री हाउसिंग है वो डिज़र्विंग जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ के लोकल उनको नहीं मिल रही, नए आने वाले माइग्रेंट्स को मिल रही है। आपका स्कूल का सिस्टम तबाह हो रहा है, आपका टैक्स का पैसा सारा इनके ऊपर लग रहा है, आपके कानून ख़राब हो रहे हैं, आपकी फ्रीडम खतरे में पड़ रही है, आपके बच्चे खतरे में पड़ रहे हैं। और जब आप इस पर आवाज़ उठाते हैं तो उसको रेसिज्म कहा जाता है। तो जैसे फ्रांस ने नए लॉज लाए हैं कि 5 साल तक आने वाला माइग्रेंट जो है वो बेनिफिट अप्लाई नहीं कर सकता, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे रूल, हमारे लॉ को इस्लामिक लॉ से ज़्यादा ऊपर मानेगा, और इस तरह की शर्तें जो रखी हैं और जो चेंजेस लाया है, इसी तरह का एक जर्मनी में भी इंट्रोड्यूस कराया गया है, और अब जर्मनी में भी इसके हवाले से लेजिस्लेशन हो रही है और चीज़ें हो रही हैं। अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको जो ये सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स हैं इसके बारे में भी बता दूं कि एक और केस सामने आया है कि एक लड़की ने अपना बयान दिया है कि मैं 16 साल की हुई ना, उस वक्त तक मैं 100 एशियन आदमियों के साथ सो चुकी थी। और जब ये बात करें ना एशियन, तो वो एशियन में इंडियन नहीं होते, वो एशियन मीन्स पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि ये काम अब तक साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी ही 95% इसमें शामिल होते हैं। तो पाकिस्तानियों ने इस एक लड़की को 16 साल की उम्र तक पहुंचने तक 100 से ज़्यादा आदमी उसका रेप कर चुके थे। और ये घर घर की स्टोरी है। रोथरहम और रोचडेल जो इलाके हैं, ख़ास तौर पे रोथरहम, वहाँ से मेरे दोस्त डेविड आथरटन जो कि जर्नलिस्ट हैं, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, उनका मैं इंटरव्यू भी आपके सामने पहले पेश कर चुका हूँ। डेविड को एक किसी ने ख़त लिखा है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रोथरहम के ग्रूमिंग गैंग क्या करते हैं और कैसे चलते हैं। कहता है मैं 90s में जब स्कूल में पढ़ता था तो इस हमारे स्कूल से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है। आज मैं बैठ के सोचता हूँ कि ओकवुड स्कूल जो था हमारा, उसमें
सबसे पहले हलाल खाना सर्व किया गया क्रिसमस डिनर पे। जब क्रिसमस में आपको पता है कि ये टर्की जो बड़ी मुर्गी होती है वो टर्की खाई जाती है क्रिसमस के मौके पे, तो इसने कहा कि हमें हलाल टर्की का डिनर क्रिसमस पे खिलाया गया और उससे ये सारी शुरू हुई। बोला उस वक्त फर्स्ट गल्फ वार हो रही थी जो पहली 1990 में। उस वक्त माजिद बोस्तान नामी एक आदमी था जिसके ऊपर बच्चों के रेप का भी केस था। वो कोई भी अगर सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ बात करता था तो उसको मुक्का मार देता था, और वो उसकी बिल्ड भी अच्छी खासी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पिटाई विटाई करता था और बुलिंग बहुत करता था। इसके अलावा उसने कहा कि रोदरम के बेशुमार इश्यूज़ थे और कई बार वहाँ पे वॉकर मौसोलियम था ना, जो उसमें आग लगाई गई क्योंकि वो वहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते थे। और इस तरह उन्होंने मुस्लिम एमपी लाने के लिए भी वहाँ पे कोशिश की और लेबर पार्टी को मुसलमानों ने सारे के सारे मुसलमान लेबर पार्टी में चले गए ताकि लेबर पार्टी का वहाँ पे एमपी लाया जाए। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। और उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि ये रोदरम गैंग के जो आदमी हैं इनकी शक्लों से ही आपको पता लगता है कि ये सब किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, यूरोप और इंग्लैंड का हाल ख़राब है और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।